यस डियर स्टूडेंट, आज है सुपर संडे और आपको मिलेंगे 2 गिफ्ट पॉल साइंस हेल्प चैनल में। फर्स्ट ये है गिफ्ट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की पार्ट 2 जो पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम हुई थी 2025 में कुछ ही दिन पहले, जिसके पार्ट 1 को आप लोगों ने काफ़ी सराहा है और उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन लेकर के इस वीडियो को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है तो आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, जो कि एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज शेयर करने का सोशल साइंस का, खास करके पॉलिटिकल साइंस का, वो भी एग्जामिनेशन पर्पज से। पार्ट 1 हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, क्योंकि इसमें 150 क्वेश्चन है इसीलिए इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं। आज 75 के आगे के क्वेश्चन 150 तक के करेंगे। लेट अस बिगिन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 एनालिसिस एक्सप्लेनेशन विद लॉट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन व्हिच विल बी यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको जानना चाहिए, आपका अधिकार है और मेरा कर्तव्य है। यदि आप वेट कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2026 के फाउंडेशन बैच में बेसिकली जो है क्लासेस होंगे, जो एक ट्रेडिशनल ऑफ कोर्स ऑनलाइन होंगे, लेकिन उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और आपको प्रिपेयर किया जाएगा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आगे होगी उसके लिए। इसकी टेंटेटिव डेट जो अगस्त सितंबर में कभी अनाउंस होगी, आप देखते रहिए जो मैसेजेस में देता हूं। और यूजीसी नेट की जो दिसंबर साइकिल जिसके लिए काफ़ी क्वेरी आ रही है, वो भी अगस्त सितंबर में कभी हम लोग शुरू करेंगे। बी रेडी फॉर दैट। तब तक जो है आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ये मैं कह रहा था कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑफ कोर्स किंडल वर्जन में है। अब तक मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं किंडल वर्जन को एस कर लिए होंगे, वो ऑनलाइन के, तो आप लोग बहुत मास्टर हो, आप लोग यंग हो, लेकिन मोबाइल पे मत पढ़ना, टैब या सस्ते लैपटॉप पे पढ़ने की कोशिश करना यदि महंगा नहीं ले सकते हो तो। ये बुक्स जो हैं तब तक आप तैयारी कीजिए। आप सीयूईटी पीजी एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो आपके लिए एक बेहतरीन वंडरफुल रिसोर्स जो है सीयूईटी पीजी 2026 प्रेप स्टार्ट गाइड है। प्रेप स्टार्ट गाइड ये ट्रू मायने में एक प्रेप स्टार्ट गाइड है, जिसमें कि वो सब कुछ है जो कि 2026 एग्जाम के लिए आपको जानना चाहिए। एग्जाम का स्ट्रक्चर, उसकी सिलेबस, उसके पैटर्न, 5 साल के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल, 3 साल में जो यूनिवर्सिटीज में जो डिफरेंट कट ऑफ गए, जो इधर उधर आप पूछते रहते हो, वो वहां पे दी गई है। और उसके बाद 500 से ज्यादा जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए सीयूईटी पीजी में, उसकी ऐसी एनालिसिस जो कहीं आपको नहीं मिलेगी और इतनी इंफॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, केवल उन क्वेश्चन को भी यदि आप देख लोगे ना, तो आप सीयूईटी पीजी के अधिकतर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो फैक्ट कितनी बार ही रिपीट हो गए हैं सिलेबस में। तो ये बुक को आप नॉमिनल कॉस्ट पे ले सकते हो। यूजीसी नेट यदि आप सीयूईटी पीजी दे रहे हो तो इस गाइड को तो लिए बगैर आपको सीयूईटी पीजी देना नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि सर क्या ये गाइड को आप रिवाइज करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। मैं जितना रिवाइज करूंगा उतना ही गाइड बल्कि होता जाएगा। अभी इसमें बहुत सुंदर सुंदर फैक्ट है। क्यों आप चाहते हो कि मैं और अधिक फैक्ट दूं और आपके दिमाग को बोझिल करूं? क्योंकि और अधिक फैक्ट ही तो देंगे, सिलेबस तो चेंज हुई नहीं है। तो चलिए आप सीयूईटी पीजी गाइड जो अभी जिस फॉर्म में है, जो पिछले साल रिवाइज हुई है, उसको आप यूज कीजिए। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक के बगैर आप बिल्कुल अधूरे हैं। यूजीसी नेट एग्जाम गाइड और ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस तो आपको हर एग्जाम के लिए, चाहे सीयूईटी पीजी दो, चाहे यूजीसी नेट या कोई भी, आपके लिए मदर बुक के जैसा आप लोगों ने इसको बनाया। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, सीधा आप क्लिक करके आप जाके खरीद सकते हो। यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद रखना एक बात को, कि आप यदि इस बुक को खरीदते हैं तो ये सवाल आपके जहन में आएगा कि मैं उसको पढ़ूं कैसे। उसके लिए किंडल जो ऐप है, जो फ्रीली अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जो लॉगिन आप करेंगे वो वही यूजर आईडी और पासवर्ड से कीजिए जिससे आपने अमेजन में बुक खरीदा है। दोनों अलग अलग होने पे आपको नहीं दिखेगा। वहाँ लाइब्रेरी लिंक होता है किंडल ऐप में, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी बुक दिखेगी, जो भी आप बुक खरीदते हैं, और बहुत सारे फ्री बुक भी आपको दिखेंगे वहाँ। उसको डबल क्लिक कीजिए और पढ़िए और देखिए वंडरफुल दुनिया जो किंडल की है उसमें आप चले जाएंगे। आइए अब नॉलेज के सागर में गोते लगाते हैं, कह लीजिए ऐसे, क्योंकि मैंने इस वीडियो को इस तरह से बनाया है कि इसमें ढेर सारे इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनेशन के लिए उन थिंकर्स, उन थॉट से रिलेटेड जो इन क्वेश्चन में आते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, वो क्योंकि वो क्वेश्चन फिर से उसी फॉर्म में आने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी ढंग से आपको एग्जाम में आएंगे। इसके पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू और नॉलेज शेयर करें, जनरल में मुझे बताना है कि ये पेपर जो है अच्छा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश के मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो स्पेसिफिक है।
उसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऑर्बिट हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। इन्होंने पेपर टफ बनाने की कोशिश की है, लेकिन आप बुद्धिमानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कट ऑफ इसमें लो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर के दौर की। पार्ट 1 में हम लोगों ने 76 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। पार्ट 2 में चलिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 की बात हम कर रहे हैं, उसके 77 नंबर से लेके 150 नंबर क्वेश्चन तक देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है 77, द आइडिया ऑफ लोकपाल वाज सजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। ये हम लोग सब जानते हैं, ये इतनी बार पूछा गया है। ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट एआरसी भी कहते हैं। तो फर्स्ट एआरसी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए। इसके जो चेयरपर्सन थे वो मोरारजी देसाई होते थे, लेकिन वो बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो के हनुमंथैया ये जो है इसके चेयरपर्सन बने थे। बहुत सारे रिकमेंडेशन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की दी थी, उसमें से एक था लोकपाल का सेटअप करना। लोकपाल पहली बार जो है 1968 में लोकसभा में पेश होता है, लेकिन 2013 से पहले ये एक्ट नहीं बन पाता है, और 2019 से पहले इंडिया में कोई लोकपाल नियुक्त नहीं हो पाता है। पिनाकी चंद्र घोष शायद ये फर्स्ट लोकपाल थे। वैसे इसकी कोई गूंज अभी सुनाई पड़ती नहीं है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स से लोकपाल एक तरीके से हाइबरनेशन में चला गया है, आप कह सकते हैं। 78 नंबर देखिए, द कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कंस्टिट्यूटेड इन 1962 वाज हेडेड बाय हु ऑफ द फॉलोइंग। ये इतनी इंपॉर्टेंट कमिटी है कि ये हर एग्जाम में मुझे दिखता है। प्रिवेंशन मतलब एंटी करप्शन कमेटी इंडिया में इससे बड़ी कोई नहीं बनी। इस कमेटी का नाम था सांतानाम कमेटी। के सांतानाम इसके चेयरपर्सन थे। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में गठित होती है। चूंकि यहाँ पे और भी कमेटी हैं जो जिनका नाम है एंटी करप्शन कमेटी है, इसमें से कृपलानी कमेटी देखिए, इनको सेटअप किया गया था इंडियन रेलवे में करप्शन जो होती है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। यहाँ पे विवियन बोस कमेटी हैं जो कि 1962 में ही सेटअप किया गया था। फाइनेंशियल इरेगुलरिटी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ द डालमिया जैन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, एक प्राइवेट इंडस्ट्री में जो घोटाला हुआ होगा और उसमें कैसे नेताओं का साठगांठ होगा, इन सब के लिए विवियन बोस कमीशन आया था। सरकारिया कमीशन जो है सेंटर स्टेट रिलेशन पे है, ये फर्स्ट कमीशन है। इसके बाद एमएम पुंछी कमीशन आया था 2007 में। तो ये ऑड वन आउट है इसमें, ये सरकारिया कमीशन इज नॉट पार्ट ऑफ एंटी करप्शन, लेकिन ये सब कमीशन को जान लीजिए। और सीवीसी बनी थी सांतानाम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ द आसियान। तो आसियान के जो 5 फाउंडर मेंबर हैं मैंने यहाँ दिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो इसमें से केवल एक आपको यहाँ दिखता है, तो ये इतना आसान नहीं है, मत सोचिए कि ये इतना आसान क्वेश्चन है, ये याद रखना डिफिकल्ट होता है। यहाँ ये भी याद रखिए कि इन्होंने 5 जो ये फाउंडिंग मेंबर है इन्होंने साइन किया था बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में। यहाँ ये भी याद रखने की जरूरत है कि 67 में गठन होने के बाद भी इसकी फर्स्ट बैठक बाली में 1976 में होती है, मतलब कि 9 साल बाद इसकी पहली बैठक होती है। जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। ये भी याद कर लीजिए कि 11th मेंबर इसी साल बना है या पिछले साल बना होगा, उसका नाम है आसियान का 11th मेंबर टाइमर लेस्टे, जिसको कि ईस्ट तिमोर भी कहते हैं। इंडोनेशिया के ऊपर में एक आइलैंड ईस्टर्न डायरेक्शन में। वेस्ट तिमोर जो है आइलैंड वो इंडोनेशिया का पार्ट होगा, ईस्ट जो है वो फ्री हो चुका है और नया कंट्री है, 11th मेंबर है आसियान का। 80 देखिए, विच सिटी ऑफ द इंडिया इज डिजिग्नेटेड एज सिटी ऑफ म्यूजिक इन द लेटेस्ट यूनेस्को लिस्ट। ये तो आप जानते हैं, तो जानते हैं। तो सिटी ऑफ म्यूजिक जो है ग्वालियर, ग्वालियर घराना म्यूजिक में कितना इंपॉर्टेंट है वी ऑल नो, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। विच चैप्टर 81 पढ़ रहा हूं ऑफ यूएन चार्टर डील्स विद द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। यूएन चार्टर के कुछ चैप्टर को जरूर जान लीजिए, मेरे यूसी नेट गाइड में है, कई जगह आपको मिल जाएंगे। उसके डिफरेंट आर्टिकल्स को भी चार्टर में जान लीजिए। इसमें जो चैप्टर 5 हैं, सॉरी चैप्टर 5 हैं, ये यूएनएससी के बारे में है। चैप्टर 6 जो है वो है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मतलब कि डिस्प्यूट कहीं पे भी होता है, जैसे गजा और इजराइल में, तो उसको बातचीत के द्वारा सुलझाया जाएगा। चैप्टर 6 में लिखा है। चैप्टर 7 में मतलब फोर्स की बात की गई कि यदि बातचीत से नहीं सुलझता है तो यूज ऑफ फोर्स कैन बी डन टू ब्रिंग पीस, पीस लाने के लिए फोर्स यूज किया जा सकता है। चैप्टर 8 जो है रीजनल अरेंजमेंट की बात है, डिफरेंट रीजनल अरेंजमेंट इन द एजीज और विद इन द यूनाइटेड नेशन।
तो ये सबको याद करना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज को याद करना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पीस कीपिंग फोर्स है, इसमें देखिए एक तो पीस कीपिंग है, दूसरा फोर्स है। तो ये ना तो चैप्टर 6 में है ना चैप्टर 7 में है। इनफैक्ट पीस कीपिंग फोर्स का जिक्र यूएन चार्टर में कहीं मिलता ही नहीं है। ये एक नया इनोवेशन था, इसीलिए इसको सेकेंड यूएन सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरस्कॉल्ड स्वीडन के, वो कहते थे पीस कीपिंग फोर्स को 6.5 चैप्टर ऑफ द यूएन चार्टर। तो इसको ध्यान रखिएगा, 6.5 चैप्टर किसने कहा? डैग हैमरस्कॉल्ड। 82 during the 21st ASEAN India Summit, Indian Prime Minister Narendra Modi reiterated India's support for, चूंकि यहाँ ऑल ऑफ द एबव है तो आप इसको जनरल क्वेश्चन मान सकते हैं। आसियान यूनिटी, सेंट्रलिटी, सिक्योरिटी, आउटलुक, ये नेट पे जाके आप पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या क्या कहा इसके बारे में। और ये 21st आसियान इंडिया समिट होती है 2024 10 अक्टूबर को वियेंटियन लाओस। वियेंटियन ध्यान रखिएगा, वियतनाम एक अलग कंट्री है और वियेंटियन जो है लाओस में एक शहर है। 21st आसियान इंडिया समिट। 83 which special session of the UN marked the formal call for a new international economic order? ये तो आप जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं क्योंकि नियो का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये 4th नाम समिट जो अल्जेरिस में हुई थी, अल्जीरिया में 1973 में आया था। तो उसके बाद ही जो है न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात जो है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उठाई होगी, तो अगले साल उठाई गई और वो 6th स्पेशल सेशन था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, डिफिकल्ट है। क्या है नियो, ये आप नेट पे पढ़ सकते हैं, मेरे गाइड में पढ़ सकते हैं, कई जगह मैंने बताया है, जो कि एक तरह से टाइम फिक्स हो गया। डेवलपिंग कंट्री लोगों ने कोशिश किया था। प्रोजेक्ट मौसम जो है ये आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है। प्रोजेक्ट मौसम का जो एम है वो बेसिकली ये है कि हम एक मॉनसून से जुड़े हुए हैं, तो जो जो कंट्री मॉनसून से जुड़े हैं उनके कल्चर को और उनके समुद्री रास्तों को, एक दूसरे के ट्रेड और कल्चर, इन सब के थ्रू हम लोग जो है एकता बढ़ाएं, कम्युनिकेशन बढ़ाएं और एक तरह से दुनिया को बेहतर बनाएं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है प्रोजेक्ट मौसम। What was the slogan of the UN conference on 19 COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी उन पार्टीज की कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने साइन किया था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में रियो समिट के बाद। जिन्होंने भी इस कन्वेंशन को साइन किया था वो सब पार्टी मिल करके हर साल जो है एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसकी अभी तक 29 जो है कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। 30वां जो है ये बेलेम ब्राजील में होने वाला है 10 से 21 नवंबर 2025 को। जो लेटेस्ट कॉप हुआ है 29 को, इसमें क्लाइमेट चेंज पे चर्चा होती है, एक्शन तय किए जाते हैं। उसका स्लोगन था इन सॉलिडेरिटी फॉर ए ग्रीन वर्ल्ड। यहाँ जो है उसके 2 पिलर थे, वो भी जान लीजिए, इनहांसिंग एम्बिशन एंड इनेबलिंग एक्शन। ये 2 जो हैं कॉप 29 जो कि हुआ था बाकू अजरबैजान में, उस पे ये स्लोगन था इन सॉलिडेरिटी फॉर ए ग्रीन वर्ल्ड। इसके बारे में और नेट पे पढ़ लीजिएगा। 86 देखिए, Which article of the Indian Constitution articulate the objective of foreign policy of India? None. ये इनवैलिड क्वेश्चन है, इसमें से कोई नहीं। आर्टिकल 49 जो है ये सब DPSP है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करता है। आर्टिकल 50 जो है ये लास्ट DPSP है, ये सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी करता है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो चैप्टर 4A में या पार्ट 4A में पाई जाती है। जो ये कहना चाहते थे सेटर ने, जो गलती कर दी है वो है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, नॉट आर्टिकल 51। यहाँ इनसे एक गलती हो गई है और ऐसी गलतियां होती हैं लेकिन नहीं होनी चाहिए। 87 India Maldive maritime boundary has been demarcated by adopting which of the following principles for the same? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ना केवल इंडिया मालदीव के बीच बल्कि इंडिया श्रीलंका के बीच भी इसी प्रिंसिपल पे जो है बांटा गया। मान लीजिए, देखिए अब यहाँ है, मान लीजिए ये है इंडिया और यहाँ है श्रीलंका, छोटा सा आइलैंड। अब इसके बीच में पाक स्ट्रेट है, तो कितना वाटर जो है इंडिया का होगा, कितना श्रीलंका का, इसके लिए एक मीडियन लाइन ऐसे तय किया जाता है। ये लाइन ऐसा बनाया जाता है कि इस लाइन से
जो नियरेस्ट इसका जो तट है और इंडिया का नियरेस्ट तट दोनों बिल्कुल बराबर हो, हर पॉइंट पे जो नियरेस्ट तट है वो बराबर है, उस तरीके से ये मीडियन लाइन घूमती है। तो ये प्रिंसिपल जो है मीडियन है, मीडियम नहीं है, मीडियन लाइन प्रिंसिपल कहलाता है। ये पढ़ लीजिए मीडियन लाइन प्रिंसिपल क्या होता है। यहाँ पे नॉटिकल माइल की जिक्र की गई है, तो आपके जनरल नॉलेज के लिए मैरी टाइम में यूज किया जाता है नॉटिकल माइल, करीब 1.852 किलोमीटर, मतलब 1.25 किलोमीटर को ज़्यादा जो है एक नॉटिकल माइल होती है। समुद्र में हम इसी से मेजर करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया एंड भूटान साइन द हिस्टोरिकल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप? ये हम लोग सबको जानना चाहिए। 1949। ये भी जानना चाहिए कि 2007 में ये ट्रीटी जो है फिर से रिवाइज होती है अगले कई सालों के लिए। कितने सालों के लिए चेक कर लीजिएगा, 50 साल के लिए पहले बनी थी और फिर ये रिवाइज होती है। इसके अलावा चूंकि भूटान की बात है तो नेपाल को हमें नहीं भूलना चाहिए। नेपाल के साथ भी हम लोगों ने ट्रीटी साइन किया था, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 में। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये ट्रीटी रिवाइज नहीं हुई। इससे ये भी पता लगता है कि इंडिया नेपाल के बीच में सब कुछ बहुत सही नहीं चल रहा है। 89 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज नॉट डिस्चार्ज बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश? कहीं का भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का भी काम कर सकता है। वैसे अब हर डिस्ट्रिक्ट में अलग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बैठते हैं, डीडीओ, लेकिन चलिए कलेक्टर भी डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। डिस्ट्रिक्ट जज तो वो हो नहीं सकता है कभी, तो यही है, उसका काम नहीं कर सकता है वो। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तो होता ही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंचायत इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स आर्टिकल? तो ठीक है, मतलब ये सब गलत लैंग्वेज लिखा है, लेकिन ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत 243B में है, पार्ट 9, पार्ट 9 आप कह सकते हैं। सो ये पार्ट 9 में आता है, और ये ध्यान दीजिए कि पार्ट 9A जो है इसमें म्यूनिसिपैलिटीज आते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज या अर्बन लोकल बॉडी आते हैं, और पार्ट 9B में जो है कोऑपरेटिव्स आते हैं। ये ध्यान रखिएगा ये सब। तो इसमें जो है पार्ट 9 में 243 आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे ABCD से लेकर के, तो ये सब सही है। कॉन्स्टिट्यूशन भी सही है। ड्यूरेशन जो है नहीं सही है, आप इसको ऐसे याद रखते हैं, मैं रखते याद तो डी से ड्यूरेशन है, लेकिन डी नहीं है इसमें। डी जो है रिजर्वेशन है, मैं इसको इस तरह से याद करता हूँ। ई जो है वो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है, तो ये गलत है। यहाँ ये इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर सही है। इनफैक्ट मैं आपको सलाह दूंगा कि 243 के सारे को एक बार ब्राउज कर लीजिए, जो उसमें दिखते हैं ABC क्या है। जैसे के जो है वो इलेक्शन से संबंधित है, आई जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन से संबंधित है, तो ये सबको देख लीजिएगा। 91 which with reference to the constitution of municipalities consider the following statement: municipal council is constituted for a smaller area। बिल्कुल सही। आर्टिकल 243 पढ़ी, 243 क्यों पढ़िए, मैंने लिख दिया है, ए म्यूनिसिपल काउंसिल फॉर ए स्मॉलर अर्बन एरिया एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर ए लार्जर अर्बन एरिया इज सेटअप। इसके अलावा नगर पंचायत एक बहुत ही अजीब इंटिटी है, जो कि एक ट्रांजिशनल एरिया में आती है, जो ना तो शहर है ना गांव। बहुत सारे ऐसे होते हैं, हरियाणा से दिल्ली आप आइएगा तो ट्रांजिशन होता है, उसको आजकल रूर अर्बन एरिया कहते हैं। रू अर्बन, तो रूर अर्बन एरिया कहते हैं। तो वहां के लिए एक नगर पंचायत की व्यवस्था है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो म्युनिसिपल काउंसिल इज कंस्टिट्यूटेड फॉर ए स्मॉलर अर्बन एरिया। दिस इज द फर्स्ट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन इन द अर्बन एरिया। ये बात बिल्कुल सही है, फर्स्ट तो है ही, क्योंकि नगर पंचायत तो एक तरह का ट्रांजिशन एरिया। तो चलिए दोनों को हम लोग सही मान लेते हैं। 92 which one of the following statement is not correct with reference to district planning committee? अगेन जो है आर्टिकल 243 ZD सभी स्टूडेंट याद करते हैं, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात है। क्योंकि होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे पंचायत के भी इंस्टीट्यूशन है, इसको हम जिला परिषद कहते हैं, और वहाँ पे नगर पंचायत भी आ जाती है, म्यूनिसिपल काउंसिल भी आ जाती है। तो इन सब के बीच में सामंजस्य हो, उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मिलती है, जो इंटीग्रेटेड वे में शहर और गांव सब मिला करके एक पूरे होल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है प्लानिंग कर सकें, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें सब सही बात है, पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये जो लिख दिया गया है कि इसकी जो रिकमेंडेशन होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की, वो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भेजता है, वो गलत है। कौन भेजेगा? जो वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का चेयरपर्सन होता है वो भेजता है, यहाँ पे लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा। इसलिए ये गलत है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ये सब तो चलिए मैं छोड़ रहा हूँ, स्पेसिफिक टू मध्य प्रदेश है, ये सबको मैं छोड़ रहा हूँ।
आप देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे 97 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर नॉट यूज्ड बाय डेविड ईस्टन इन हिज स्पेशलाइज्ड वोकेबुलरी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। आपको पता है कि डेविड ईस्टन जो है पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच के फादर माने जाते हैं। इन्होंने बुक लिखा था 1953 में, पॉलिटिकल सिस्टम। इस सिस्टम कह लीजिए, सिस्टम अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। सिस्टम जो है, मैंने कई इतनी बार कहा है लेकिन फिर से एक बार कर रहा हूँ, सिस्टम जो है, जो कि बायोलॉजी से आई है, उसमें ये माना जाता है कि एक होल इंटिटी है जो पार्ट से बना हुआ है, जैसे हमारा शरीर है, और ये जो पार्ट है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं मैटर एनर्जी से, और ये एक लार्जर इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है। इनपुट लेती है, इसको प्रोसेस करती है सिस्टम, और आउटपुट थ्रो करती है। आउटपुट का कुछ पार्ट जो है फीडबैक के फॉर्म में इनपुट में जाता है। ये ओवरऑल इन्वायरमेंट में रहती है, इन्वायरमेंट से हमेशा सामंजस्य बनाती है, जिसको होमोस्टैसिस या इक्विलिब्रियम कहते हैं। सिस्टम में ये भी माना जाता है कि सिस्टम जो होल होती है, ये अपने इंटरेक्टिंग पार्ट या कंस्टिट्यूटिंग पार्ट से बड़ी होती है, मतलब ज़्यादा यूनिक होती है। ये नहीं कि सब पार्ट को जोड़ दीजिए ऑटोमेटिकली तो होल बन जाएगी। होल इज मच मोर देन द पार्ट। जैसे हमारे शरीर में हमारा सब पार्ट अलग अलग कर दीजिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कीजिए तो क्या चमत्कार होता है, लाइक दिस। अब इनका जो ये था कि इनपुट जो होती है वो इस तरह का कहना था कि ये डिमांड और सपोर्ट के फॉर्म में होती है। सोसाइटी क्या डिमांड करती है या पॉलिटिकल सिस्टम पे क्या डिमांड किया जाता है कि तुम ये करो, और सपोर्ट दी जाती है कि हाँ आप करोगे तो आपको हम सपोर्ट देंगे इन टर्म्स ऑफ वोट या पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आउटपुट जो है सिस्टम क्या थ्रो करता है, इस डिमांड के बेसिस पे लॉ बनाती है, पॉलिसी बनाती है, रूल रेगुलेशन, जिससे कि सब जो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड समाज में व्यवस्था, ऑर्डर बनी रहती है। तो इनपुट आउटपुट तो ये जरूर देते ही है, यही तो इनपुट आउटपुट इनका कॉन्फ़िगरेशन है। रिसेप्टर जो है ये डिफाइन करते हैं सिस्टम अप्रोच में, वो मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर होता है विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम दैट परसीव एंड ट्रांसमिट इनपुट फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू द सिस्टम। कैसे जो है सिस्टम कैच करता है इनपुट को, वो रिसेप्टर्स होते हैं। सिस्टम में कुछ ऐसे मैकेनिज्म होते हैं कि वो समझ पाती है कि क्या डिमांड हमको इन्वायरमेंट कर रहा है और कैसे सपोर्ट दे रहा है, उसको रिसेप्टर कहते हैं। उन मतलब कान है उसके। गेट कीपर्स जो हैं वो सीधा इनपुट, कुछ भी इनपुट आए तो उसको सीधा घुसने नहीं देते हैं सिस्टम में। डिमांड है, सपोर्ट है, तो उसको वो फिल्टर करते हैं। ऐसे फिल्टरिंग जो एजेंसीज हैं वो गेट कीपर है। तो रिसेप्टर, इनपुट आउटपुट और गेट कीपर का जिक्र जो है वो डेविड ईस्टन करते हैं। साइबरनेटिक इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। साइबरनेटिक्स जो है एक ओवरऑल साइंटिफिक टर्म है जो कि कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल को बताता है। किसी भी सिस्टम या मशीन में यदि कम्युनिकेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाए तो साइबरनेटिक्स कहते हैं। इसमें जो थिंकर जुड़े हुए हैं वो नॉर्बर्ट वेनर हैं, जो साइबरनेटिक्स के फादर कहते हैं, और कार्ल ड्यूस भी हैं, जिन्होंने साइबरनेटिक का यूज किया पॉलिटिकल सिस्टम को समझने में। तो यहाँ पे तीनों सही है, लेकिन इसमें से कोई आंसर ऐसा नहीं है कि जो इसमें तीनों को सही बताए। इसके चलते ये इनवैलिड जो है क्वेश्चन हो जाता है। 98 देखिए, विच इज करेक्ट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द एग्जीक्यूटिव। अभी आपको पता होना चाहिए, ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दे को ही क्वेश्चन उठाता है कि आपको पता है मॉन्टेक्स ने कहा कि सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर में। इसी पर जो है मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ आर्टिकल 50 आपने देखा, जहाँ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात की जाती है। लेकिन एक्चुअल में डियर स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव सुपर डुपर पावरफुल है। अभी आप अमेरिका में देख लीजिए, चाहे किसी कंट्री में देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव एकदम, उसकी पावर का कोई लिमिट नहीं है। जुडिशरी और लेजिस्लेचर ऑलवेज जो है बहुत भय से ग्रस्त रहते हैं कि एग्जीक्यूटिव कब उसके पावर को और कम कर दे। ऐसा क्यों होता है? इसमें कई कारण हैं। लेजिस्लेटिव इनएफिशिएंसी, इनकेपेबिलिटी भी है, बहुत सारा तो सिस्टम ही ऐसा। ऐसे इंडिया में देखिए कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो लेजिस्लेचर के भी बहुमत दल के नेता होते हैं, तो लेजिस्लेचर उसकी बात को मानने के लिए बाध्य है, और एग्जीक्यूटिव के भी वो चीफ होते हैं। जुडिशरी का हर जगह जो है अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव ही करती है। इवन इंडिया में भी अपॉइंटमेंट, भले कॉलेजियम सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव ही करती है, और एग्जीक्यूटिव को बहुत सारे और भी पावर जुडिशरी के बीच हैं। नेशनल इमरजेंसी लगा दे तो एग्जीक्यूटिव कितनी पावरफुल हो जाती है, आपने देखा इंदिरा गांधी के टाइम में। देन इंक्रीज स्कोप ऑफ एग्जीक्यूटिव इंटरवेंशन बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो व्यापार में हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन में हो, कई तमाम कारणों से एग्जीक्यूटिव जो है घुस गई है, ट्रेड हो, कुछ भी हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, जैसे इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट किया था, और भी एग्जीक्यूटिव पावर को बढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए सभी इसमें होगा, ऑल ऑफ द एबव।
99 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल अप्रोच टू द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है हिस्टोरिकल अप्रोच आता है, लीगल अप्रोच आता है, लीगल फॉर्मल अप्रोच, फिलोसॉफिकल अप्रोच आता है, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म नहीं आता। ओल्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म जरूर आ सकता है जो लीगल फॉर्मलिस्टिक होता है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म न्यू या मॉडर्न अप्रोच है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। 100 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम डिस्क्राइब बाय एलिमेंट एंड पावर। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम, कभी आप सोचते हैं कि डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम होगा, इतना मॉडर्न डेमोक्रेटिक भी और फेडरल भी, जैसे इंडिया है, कनाडा है। बाकी पैट्रिमोनियल सिस्टम जहाँ पे कि जो सत्ता में होते हैं रूलर, वो अपने बाप की जागीर के समान जो है स्टेट को ट्रीट करते हैं, जैसे अफ्रीका में होता है कि हमारे ही बाप की जागीर, जैसे पहले हुमायूं अकबर जैसे शासन करते थे उस टाइप का पैट्रिमोनियल सिस्टम ट्रेडिशनल है। सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी होती है, मुगल काल तक में भी मनसबदारी सिस्टम थी। फ्यूडल पॉलिटिकल सिस्टम होती है। ये सब तो है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकती है। Who of the following scholar is not associated with structural functional approach? ये क्वेश्चन आपको बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है निकलती है सोशियोलॉजी से, खास करके टैलकट पार्सन जैसे थिंकर से, जो कि फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ये कहती है कि हर समाज में या हर पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कुछ खास फंक्शन करते हैं, इसीलिए सोसाइटी या पॉलिटिकल सिस्टम उस स्ट्रक्चर को बर्दाश्त करती है। स्ट्रक्चर जो है सोशल साइंस में ब्रिक मोर्टार का बना हुआ कोई बिल्डिंग नहीं होता है, बल्कि पैटर्न सोशल रिलेशन या पैटर्न सोशल बिहेवियर होता है, जो कि सैकड़ों सालों में इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है, जैसे कि मैरिज, फैमिली, ये सब सोशल स्ट्रक्चर है। आप देखिए कि ये सारे सोशल स्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज फॉर दैट मैटर भी सोशल स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट एक सोशल स्ट्रक्चर है, जुडिशरी एक सोशल स्ट्रक्चर है, लाइक दैट। वो सब एक पर्टिकुलर काम करती हुई नजर आती है। जो पिछड़े हुए समाज होते हैं, जो डेवलप नहीं करते हैं, उसमें एक ही स्ट्रक्चर कई काम करती है, मल्टी फंक्शनलिटी होती है, या एक ही फंक्शन के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी आप कह सकते हैं या फ्यूज सोसाइटी कह सकते हैं। फ्यूज सोसाइटी तो वो है जहाँ के एक ही स्ट्रक्चर हर फंक्शन करता है, राजा ही जो है जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव भी है। लेकिन जो डेवलप्ड समाज होते हैं, डेवलप्ड पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, उसमें डिफ्रैक्शन होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर एक ही फंक्शन करता है। ये सारे मैं स्ट्रक्चर फंक्शन जो आपको बता रहा हूँ, इन चार थिंकर में यदि आप देखेंगे तो टैलकट पार्सन तो इसके जनक ही हैं, जो जाने जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन के लिए। 1937 की बुक है इनकी। इन्हीं के थॉट पे जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सभी अपनाते हैं। रॉबर्ट मेटन भी एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो जाने जाते हैं अपने बुक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के लिए, सोशल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इन सब के लिए जो है रॉबर्ट के मेटन जाने जाते हैं। डेविड एप्टर जो हैं, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच को अपनाते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की थ्योरी के लिए। ही इज नोन फॉर हिज बुक द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो कितने ही एग्जाम में पूछा जाता है। टेलर यहाँ पे दिखते हैं जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं, लेकिन ये कतई जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के जनक या रिलेटेड नहीं है। 102 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोपॉलिटिक्स ऑफ कार्ल ड्यूस। अभी हम लोगों ने साइबरनेटिक्स देखा था। न्यूरो जो होती है, न्यूरो हमारे न्यूरोलॉजिकल, वो तो कम्युनिकेशन के लिए होती है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की जो कवायद की थी, कार्ल ड्यूस ने की थी, जिसको कि हम साइबरनेटिक्स के साइंस से जो प्रभावित कह सकते हैं। साइबरनेटिक फिर से एक बार दिखता है, यहाँ देख लीजिएगा। इसके अलावा इनकी जो बुक है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर करेक्ट, तो इसमें से सब कुछ करेक्ट होगा कि कार्ल ड्यूस साइबरनेटिक्स से प्रभावित थे। सोसाइटी इज कंसिडर्ड एज ए मशीन। ड्यूस एम्फेसाइज्ड ऑन होमोस्टैटिस रादर देन इक्विलिब्रियम। अब जो है इक्विलिब्रियम को नहीं यूज करके हर जगह होम्योस्टैटिस यूज किया था। होम्योस्टैटिसिस जो है, होम्योस्टैटिस, ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेटस है। जैसे कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर कंट्रोल, वो होम्योस्टैटिस है। तो वो उन्होंने यूज किया। लेकिन यहाँ पे आइए, द मेन टास्क ऑफ द गवर्नमेंट इज टू एक्सरसाइज पावर रादर देन कंट्रोल इंफॉर्मेशन। उल्टा कर लीजिए, द मेन टास्क ऑफ गवर्नमेंट इज टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन रादर देन एक्सरसाइज पावर। पावर नहीं, जो सूचना कंट्रोल करता है वही पावरफुल होता है। पावर इंफॉर्मेशन नेक्सस, याद कीजिए आप मिशेल फूको को।
और इसी के चलते आप देखेंगे जितनी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है वो सबसे पहले सूचना पे काबू करती है, मीडिया को फ्री नहीं रहने दिया जाता है। मीडिया जो है वही बोलेगी जो सरकार चाहेगी, तभी आप जो है एब्सोल्यूट पावर जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं। 4, सो 4 को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए तो 1 2 3। यहाँ पे होमियोस्टैसिस का मतलब क्या होता है देख लीजिएगा। 100 थी देखिए, ये तो मध्य प्रदेश का, मैं छोड़ देता हूँ, दोनों क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, इसको भी छोड़ देता हूँ। ये कब जो है मध्य प्रदेश, नया मध्य प्रदेश बना, मतलब जो अभी जो प्रेजेंट मध्य प्रदेश 1956 में प्रकाश में आता है। तो लेकिन जो इसमें जो ये सही आंसर नहीं है, छत्तीसगढ़ का सेपरेशन 2000 नवंबर 2000 में होता है। तो अभी का जो मध्य प्रदेश कटा हुआ मध्य प्रदेश है वो 2000 में आता है, नवंबर 2000 में। और उसके पहले जो भोपाल और मध्य भारत इन सब को मिला के जो मध्य प्रदेश बना था, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, वो 1956 में बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे। यहाँ पे तो चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये सब बहुत स्पेसिफिक है, ये सब स्पेसिफिक है। लेकिन ये क्वेश्चन देखिए 111, हु ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयड द टैबुला रासा थ्योरी अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ इनेट आइडिया। इनेट मतलब बाय बर्थ, इसको करने वाले जॉन लॉक थे। जॉन लॉक ने क्या कहा था? बेसिकली उन्होंने ये कहा था, वो एक इम्पेरिसिस्ट थे। इम्पेरिसिस्ट मतलब उनका ये मानना था, सभी इम्पेरिसिस्ट के जैसे, कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो केवल हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे सेंस एक्सपीरियंस है, हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, उससे हमारा ब्रेन में जो रीजन होती है वो जो उसको नॉलेज बनाता है, उससे जो पकाता है वही नॉलेज है। जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारा कोई नॉलेज नहीं है। तो यदि किसी बच्चे का ब्रेन का मैप लिया जाए तो लॉक कहेंगे कि वो एकदम एक वाइट स्लेट है, एकदम सीधा, एकदम कुछ भी उस पर लिखा जा सकता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि आप इसके उल्टे व्यू पे जाइएगा, जो रैशनलिस्ट व्यू है, जैसे प्लेटो है या अदर थिंकर हैं, इमैनुअल कांत भी हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, हम हर बच्चा जो है जन्म से ही कुछ नॉलेज ले करके आता है, और कुछ नॉलेज तो ऐसा होता है जो कभी हम सेंस एक्सपीरियंस से नहीं ले सकते हैं, वो बियॉन्ड हमारे सेंस एक्सपीरियंस होता है, वो परे वर्ल्डली होता है, और वो जस्ट हम प्योर रीजन से जो है उस तरह के नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, रैशनलिज्म। तो टैबुला रेसा वही कॉन्सेप्ट है जो लॉक का, कि बर्थ के टाइम में जो बच्चे का जो ब्रेन होता है वो व्हाइट स्लेट के जैसा होता है, ब्लैंक होता है, जॉन लॉक। यहाँ पे हॉब्स दिखते हैं लवाइथन के लिए, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के लिए। बेंथम दिखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म के लिए। जेएस मिल एक मल्टी टैलेंटेड काइंड ऑफ थिंकर जो जाने जाते हैं यूटिलिटेरियनिज्म को एक तरह से मोरल रूप देने के लिए, हायर एंड लोअर प्लेजर के लिए, हार्म प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन एक लिबरल फेमिनिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, एक क्वालिफाइड सोशलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, एक रिलक्टेंट डेमोक्रेट के तौर पे जेएस मिल जाने जाते हैं। 112 देखिए, which of the following said the felicity is a continual progress of the desire from one object to another। felicity का मतलब, ये तो आर्किक इंग्लिश है, इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। आपको पता है कि यूटिलिटेरियनिज्म में सब कुछ हैप्पीनेस के लिए किया जाता है, जो चीज करने से सबसे अधिक हैप्पीनेस मिले, ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़े, वही मोरल है। तो ये कहने वाले जो हैं ये कि फेलिसिटी जो है वो कंटिन्यूअल प्रोग्रेस है डिजायर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट जो आपको नहीं मिला है उसको पाने की जो इच्छा होती है वो इसलिए होती है कि उसको पाके हमें फेलिसिटी मिलेगा, खुशी मिलेगा। द मोमेंट हमको वो मिल जाती है, तुरंत जो है हमारी खुशी उससे मिलनी बंद हो जाती है, और फिर हमको एक दूसरी डिजायर होती है कि दूसरी चीज मिले। जैसे यदि आपने यूजीसी नेट में जेआरएफ, यदि आपने जैसे पीएचडी क्वालिफाई कर लिया तो आपको लगेगा नेट क्वालिफाई कर जाऊं अगले में, फिर नेट क्वालिफाई कर लिया आपको लगेगा अगले साइकिल में जेआरएफ कर जाऊं, तभी आपको खुशी मिलेगी। फिर जेआरएफ कर जाए तब भी खुशी मिलनी 10 दिन बाद बंद हो जाती है, और फिर आप सोचेंगे कि अब फिर जो जेआरएफ स्कॉलर हो जाए, फिर होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बड़े कॉलेज में बन जाए, फिर उसके बाद और इच्छाएं बढ़ती जाएगी, और ये मरने तक ये इच्छाएं चलती रहती है, कभी जो है पूरी नहीं होती है। एक मिराज के जैसा, एक मृग मरीचिका के जैसा हम भटकते रहते हैं एक डिजायर से दूसरे डिजायर पे, कभी हमारी खुशी जो है सैटिएट नहीं होती है। ये कहने वाले हॉब्स थे। इसीलिए हॉब्स को जो है साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म, हेडोनिज्म मतलब जो खुशी से पर आधारित जो फिलॉसफी होती है उसका जनक माना जाता है मॉडर्न टाइम में, और माना जाता है कि बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म है वो हॉब्स के साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म से प्रभावित है। ओके, यहाँ पे एक बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, ये बेसिकली एरिस्टोटल का, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द पैट्रियार्कल फैमिली, जिसमें कि फादर फिगर जो है वो हेड होता है, कंपेल्स
all its member to live in a hierarchical relationship। वो कहते हैं एकदम बिल्कुल hierarchical relationship होता है। जो ओनर होता है वो पैट्रियार्कल फैमिली का, वो एक फादर या फादर फिगर होता है, उसके नीचे में जो है औरतें उसके नीचे होती हैं, बच्चे उसके नीचे होते हैं, स्लेव सबसे नीचे होते हैं। They live in a hierarchical relationship since all power is concentrated in the hands of the husband, father, master, and the wife, children, and servant have to obey them। Aristotle, ध्यान रखिए। 114 देखिए, according to Hegel, civil society consists of the following elements and system of institution of। तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी का जो फॉर्मुलेशन है हेगल का इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने तो पूरा इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसी का एक पार्ट मैंने यहाँ पे दिया है। वो कहते हैं कि जो हमारी इथिकल लाइफ है उसके 3 कंपोनेंट हैं। सबसे नीचे लेवल पे फैमिली है, उसके बीच में जो है सिविल सोसाइटी है, और सबसे ऊपर में स्टेट है। तीनों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये वीडियो भी देख लीजिएगा। सिविल सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ नीड, पर्टिकुलरिटी यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्टेडनेस का एरिना है, म्यूचुअल एडवांटेज होती है, एंड यहाँ पे यूनिवर्सल ईगोइज्म जो है वो एक्ट करता है। तो यहाँ सिस्टम ऑफ नीड्स तो होगा ही, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी यही होती है, पुलिस, कॉर्पोरेशन सब सिविल सोसाइटी का पार्ट है। ऑल ऑफ द एबव पढ़ लीजिएगा इसको और अच्छे से। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स बिलीव दैट स्लेवरी एंड मेल सुप्रीमेसी आर नेचुरल। वही जो अभी देख रहे थे कि उन्होंने जैसा कहा था कि हियरार्किकल फैमिली में स्लेव को इनफैक्ट वो एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे हाउस होल्ड गुड होता है वैसे ही स्लेव होता है। सो एरिस्टोटल के जो थॉट है स्लेवरी पे बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना था कि स्लेवरी जो है वो नेचुरल और कन्वेंशनल दोनों ही लॉजिक पे जो है वो खड़ा उतरता है, क्योंकि नेचर से ही कुछ मनुष्य जो है वो ऐसे होते हैं कि उन पर रूल जब तक कोई ना करे उनको कोई मजा नहीं आता है, वो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, दे आर टू बी रूल। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए पैदा होते हैं, उनको जो है हेल्प चाहिए है स्लेव जैसे लोगों की। इसीलिए ये जो है नेचुरल और कन्वेंशनल मोरलिटी दोनों को फुलफिल करता है मास्टर। बट लेकिन उनका कहना था कि मास्टर मस्ट बी मोर वर्चुअस देन द स्लेव। ऐसा नहीं है कि स्लेव यदि वर्चुअस हो जाए तो स्लेव रहेगा। Slaves should be treated well and should be made free for their good service। वो ये भी कहते हैं कि समाज का जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल विकास होगा एक समय ऐसा आएगा कि स्लेवरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एरिस्टोटल। यहाँ मैच करना है, बहुत आसान है, आप सबको कर सकते हैं। सर्वोदय जयप्रकाश नारायण से। इमली जो है बहुत ही फेमस एजुकेशनल ट्रीटीज है रूसो की। लेवाइथन जो है वो हॉब्स की बुक है, और ऑर्गेनाइज डेमोक्रेसी बच जाता है एम एन रॉय का, आप मिला लीजिएगा। Who of the following embrace this argument? The state is linked to force, but equally important is law, morality and right। ये आपको सुपर कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यदि जितना डीपर आप जाएंगे तो थोड़ी बहुत जो आपको समझ में आएगी कि ये किससे मिल सकता है। वैसे तो कहना बहुत ही मुश्किल है, ग्रामस्ची से मिल सकता है जो हेजोमनी के थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली ग्रामस्ची ने ये कहा था कि स्टेट जो है तो एक फोर्स की सिस्टम जो कि ताकत डंडे बंदूक के बल पे अपनी बात मनवाती है, लेकिन स्टेट केवल फोर्स से अपनी बात नहीं मनवाती बल्कि आइडियोलॉजी, जिसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्सेंट बोलते हैं, आइडियोलॉजी के थ्रू, मीडिया, बुक्स, डिस्कोर्स, उसके थ्रू जो है वो कल्चरल हेजोमनी इस्टेब्लिश करती है वर्किंग क्लास पे, या जिस क्लास को डोमिनेट करती है, और उसी से स्टेट जो है निर्बाध रूप से शासन करता है, ना कि फोर्स। तो स्टेट जो है वो ऑल्सो लिंक टू लॉ, मोरलिटी एंड राइट। आप ऐसा सोच सकते हैं, बट अगेन मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, बाकी और तो बैठता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए न्यू ह्यूमनिज्म या रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात की गई। जैसे ही न्यू ह्यूमनिज्म या रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात आए तो एम एन रॉय को टिक कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, मैं वीडियो को छोटा करने के लिए इसको छोड़े जा रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अरविंदो जो हैं वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवॉल्यूशन और पार्टीलेस डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं। कौटिल्य को कौन नहीं जानता, और सप्तंगा और मंडला थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ मैच करना है, ये भी उतना ही आसान है। इंटाइटलमेंट थ्योरी रॉबर्ट नॉजिक की थ्योरी ऑफ जस्टिस है। वेल ऑफ इग्नोरेंस जो है जॉन रॉल की जो है एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्शन है कि आंख पे पट्टी हो तो आप जो है फेयरनेस दिखा सकते हैं, जस्टिस एज फेयरनेस। ह्यूमन कंडीशन 1958 की बहुत फेमस बुक है हाना अरेंट की, एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उतना ही बुक फेमस बुक जो है 1948 की मार्क्स की है, मिला लीजिएगा। अर्थशास्त्र जो है रिडिस्कवर किया गया था मैसूर के ओरिएंटल लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन आर श्यामा शास्त्री के द्वारा 1905 में, चेक कर लीजिएगा, बहुत फेमस ये घटना है। Which of the following political thinker understood that political conflict so long as it is not allowed to degenerate into violence
contributes to the strength and health of a republic and train the citizenry in civic virtue. बेसिकली मैकियावेली ने ये कहा था कि जो सामंत क्लास है, जो नोबेलिटी है, जो नोबेल क्लास है, उसमें और जो मास सिटीजन है, दोनों में वैचारिक द्वंद्व चलते रहना चाहिए, जो कि थॉट लेवल पे दोनों जो है ना एक नहीं हो जाना चाहिए. मतलब इलीट और मास दोनों आपस में जब तक टेंशन में नहीं रहेंगे तब तक कि सिविक वर्च्यू और रिपब्लिकनिज्म स्ट्रांग नहीं होगा. अभी भी ये माना जाता है यदि इलीट के ही रास्ते आंख बंद करके यदि मास चले तो आप ट्रू रिपब्लिक नहीं हो. आंख खुले रखना जो है, मतलब आप हमेशा इलीट के थॉट को यदि जनरल मास यदि कंटेंट करती है, उसके पीछे पीछे नहीं चलती, तो रिपब्लिकनिज्म जो है वो जिंदा रहेगा, सिविक वर्च्यू जिंदा रहेगी. मैकियावेली ये बात जो है वो डिस्कोर्स ऑन लिवी नाम की जो उनकी बुक है उसमें वो करते हैं. 122 देखिए, रूसो स्टेट दैट जनरल विल कैन ओनली एग्जिस्ट इफ देयर इज ए इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड फॉर द जनरल विल टू बी ट्रूली जनरल इट मस्ट बी जनरल. ये बहुत सारी बातें कहता है पहले कि जनरल विल तब तक कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि इकोनॉमिकली सब लगभग बराबर नहीं है. ऐसा हो कि अमीर गरीब इतनी ज़्यादा हो तो क्या जनरल विल, वहाँ तो कोई बातचीत भी नहीं कर पाएगा. और जनरल विल जो है रियल में जनरल होना चाहिए इन ओरिजिन, मतलब कि वो सबके तरफ से आना चाहिए, नहीं कि इलीट की तरफ से आए, इलीट मास सबके तरफ से आना चाहिए. ऑब्जेक्ट में भी मतलब कि वो कॉमन गुड से रिलेटेड होना चाहिए जनरल विल, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट से. और अपने फॉर्म में भी मतलब वो जनरल लॉ में एक्सप्रेस होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर लॉ में किसी पर्टिकुलर के लिए. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको और आगे पढ़ सकते हैं. तो बोथ ऑल द एबव. 123 देखिए, जस्टिस इज द स्टेट, justice in the state exists when each class maintains its appropriate position within society and thereby ensures a harmony of the virtue of wisdom, courage and temperance मतलब कि स्थित प्रज्ञ होना, ना मुसीबत में बहुत घबरा जाना, ना बहुत सफलता में बहुत ज़्यादा खुश हो जाना. टेम्परेंस ये भी एक वर्च्यू माना जाता है. वर्च्यू स्थित प्रज्ञ होने का वर्च्यू माना जाता है. इक्वानिमिटी भी कहते हैं इसको, इक्वानिमिटी. तो ये कहने वाले ऑफ कोर्स प्लेटो है, जिन्होंने कहा था कि जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी एज पर वंस स्टेशन ऑफ लाइफ. मतलब आपको जो जीवन ने जिस काम के लिए आपको चुना है समाज ने, जैसे प्रोड्यूसर क्लास है या सोल्जर क्लास है या रूलर, तो उसको सर झुका के आत्मा के प्योरिटी से, बिना ये देखे हुए कि दूसरा क्लास क्या कर रहा है, उसको पूरी तन्मयता से करनी जो है वही जस्टिस है, वही हार्मनी ऑफ सोल है. तो प्लेटोज विजन ऑफ आइडियल स्टेट. ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट यहाँ पे है, जो हेगल एंड एरिस्टोटल दोनों दिखते हैं. ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट सबसे ज़्यादा हिंदू पॉलिटिकल थॉट में दिखता है, जहाँ की स्टेट को जो है सप्तांगा थ्योरी से दर्शाया जाता है, जहाँ पे कि स्टेट के अंग उसके लिम्ब के जैसे दिखते हैं. ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट. 24 देखिए, नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सॉवरेन मास्टर, पेन एंड प्लेजर. इट इज फॉर देम अलोन टू पॉइंट आउट व्हाट वी ऑट टू डू as well as determine what we shall do. ये किसने कहा? ये इतना फेमस कथन है कि बस पेन और प्लेजर का ही खेल है पूरा जीवन, यही दो मास्टर हैं. हमें प्लेजर को बढ़ाना है, पेन को कम करना है. वही एक्ट मोरल है जो ओवरऑल हैप्पीनेस बढ़ाता है. ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, जेरेमी बेंथम, फादर ऑफ द मॉडर्न यूटिलिटेरियनिज्म. यहाँ टी.एच. ग्रीन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. मैं इसको 1 घंटे से छोटा रखना चाहता था. यहाँ बहुत चीज़ें मैंने अपनी गाइड से ही लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा. टी.एच. ग्रीन के बारे में बहुत कुछ आपको जानना चाहिए, हर जगह दिखते हैं. इनकी बुक जो है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, वो भी देख लीजिए. 125 देखिए, वेयर एंड व्हेन वाज द फर्स्ट समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड. तो ये तो बहुत ही फेमस एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है. बेलग्रेड में हुई थी. 5 इसके जो फाउंडर थे उसको भी याद कर लीजिएगा, टीटो, सुकार्नो, एंड अफ्रीका के क्वामे निक्रुमा, एंड देन सुकार्नो थे, एंड देन ऑफ कोर्स नेहरू जी. ये सब ने मिल करके जो है 5 लोगों ने इसको बनाया था. उसमें इजिप्ट के अब्दुल गमाल नसीर ये भी थे. 5 लोग. तो बेलग्रेड में हुई थी 1961 में. इसके अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ हुई थी ये सब भी देख लीजिएगा. 126 है, बाय नेसेसिटी इंडिविजुअल नीड 2 गाइड्स, द पोप टू लीड the citizenry to eternal life and the emperor to guarantee the earthly happiness. मतलब earthly happiness तो इस जमीन पे जो खुशी है वो आपको एम्पर देगा, और जमीन के बाद जो आपको सुपर नेचुरल खुशी है, स्वर्ग जो है वो पोप देगा. इसको कहा गया डॉक्ट्राइन ऑफ 2 सोर्ड. मतलब कि एक जो है आपका मालिक है चर्च और दूसरा मालिक है राज्य, स्टेट. तो इस तरह का जो
डुएल जो ऑथोरिटी की प्रिंसिपल थी, ये मेडिएवल टाइम में थी। अब ये तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है, ये कहने वाले दांते एलिगेरी थे। दांते वर्ड ही इटालियन होता है तो ये इटालियन होंगे। इन्होंने एक बुक लिखा था मोनार्किया, दांते एलिगेरी, उसमें ये बात उन्होंने कही थी। चूंकि यहाँ थॉमस एक्विनास दिखते हैं, इनके बारे में 3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ। 5 प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन्होंने दिया था, मेडिएवल थिंकर थे। ये थियोलॉजी के बेसिस पे पॉलिटिक्स समझाते थे, रिलीजन के बेसिस पे। इन्होंने 4 टाइप की लॉ की बात की थी, इटर्नल, डिवाइन, नेचुरल, ह्यूमन, जो हायरार्की में आते हैं। इनकी बुक है सुम्मा थियोलॉजिका। मार्सिलियो ऑफ पाडुआ भी जो है काफी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये भी मेडिएवल काल में थे और इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है चर्च और स्टेट को अलग करने की बात की थी अपनी बुक डिफेंसर पैसिस, द डिफेंडर ऑफ पीस में। 127 देखिए, which of the following thinkers had integrated Aristotle's moral and political view into a theological framework or contemplated them with a teaching based on revelation. revelation मतलब गॉड का आपको ज्ञान हो जाए। ये सब जो है थियोलॉजिकल बेसिस पे जो मेडिवल थिंकर जिन्होंने एरिस्टोटल के आइडिया को आगे बढ़ाया वही थे जो अभी हम लोगों ने देखा, थॉमस एक्विनास। इनकी बुक सुम्मा थियोलॉजिकल। दूसरी बार बता रहा हूँ, यहाँ अगस्टाइन दिखते हैं जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थिंकर या क्रिश्चियनिटी के फाउंडर माने जाते हैं। इनकी जो बुक है सिटी ऑफ गॉड, इसको मत भूलिएगा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्शल ऑफ पदुआ मैंने बता दिया आपको। हु हैज डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एज रैशनल सेल्फ डायरेक्शन और लिविंग विथ वन ट्रू फेथ रादर देन डूइंग व्हाट वन वांट्स। ये कहने वाले हेगल थे। हेगल जो है ही क्रिटिक द लिबरल नोशन ऑफ फ्रीडम। उनके लिए फ्रीडम जो है इंडिविजुअल चॉइस नहीं था, बल्कि फ्रीडम जो है मोरल फ्रीडम था, ऑब्जेक्टिव फ्रीडम था, सेल्फ रियलाइजेशन इंडिविजुअल थ्रू इंस्टीट्यूशन लाइक द फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट, जो इथिकल लाइफ है हेगल। इमानुएल कांट भी मोरल फ्रीडम की बात करते हैं, उसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। 129 who is of the view that idea of social justice is a mirage। सोशल जस्टिस का आइडिया एक मिरेज है। मिरेज मतलब कि मृग मरीचिका, आप जानते हैं मरुस्थल में जब बहुत हॉट हो जाता है, टेम्परेचर इन्वर्सन के एक फिनोमेना आता है, तो जमीन पे आपको जो है, वैसे रोड पे आपको मई के टाइम में नॉर्थ इंडिया में भी मृग मरीचिका बनते दिखती है। आपको लगेगा कि पानी की लहर है, लेकिन वो पानी की लहर होती नहीं है। आप जब उसके पास जाएंगे तो फिर वो उतनी ही दूर खिसक जाएगी। इसको मृग मरीचिका कहते हैं। इसका मतलब इसको साहित्य में यूज किया जाता है जो चीजें कभी ना मिले, जैसे हैप्पीनेस, डिजायर, सैटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलती, हम जैसे एक से दूसरे पे कूदते जाते हैं। इसका दूसरा यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है चिमेरिया, या शिमेरिया भी कहते हैं। इसको भी जो है हम मिरेज ही कहते हैं, वीजल वर्ड भी कहते हैं, मिरेज, वीजल वर्ड, चिमेरिया। ये कहने वाले जो थिंकर थे, फेमस लिबर्टेरियन थिंकर, कंजर्वेटिव थिंकर, फ्रेडरिक हयाक थे। यहाँ पे जो है नॉजिक और मिल्टन फ्रेडमैन को भी याद कीजिए, ये तीनों मिल करके तिकड़ी बनाते हैं 3 फेमस लिबर्टेरियन थिंकर। तो फ्रेडरिक हयाक, उन्होंने जो ये कहा है वो इस बुक में कहा है, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। इसमें जो वॉल्यूम 2 है उसमें उसका टॉपिक ही है द मिरेज ऑफ सोशल जस्टिस। हयाक क्या कहते हैं जरा इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मजेदार बात ये कहते हैं कि क्यों सोशल जस्टिस एक मिराज है। यही बात लगभग जो है वो नॉजिक भी कहते हुए पाए जाते हैं। 130 देखिए, व्हाट इज कंसिडर्ड द मोस्ट पर्सनल एंड परहैप्स द मोस्ट नोबल गोल ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये सुपर डुपर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन कॉमन सेंस से देखिए, आप सी को पढ़िए। अटेनमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल सेल्फ नॉलेज लीडिंग टू इंक्रीज पर्सनल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। केवल पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल जो इंडिविजुअल को जो फायदा है केवल इसी ऑप्शन में है, इसलिए मैं इसको टिक मार रहा हूं, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। Who is considered as the philosophical father of deliberative democracy? ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कई एग्जाम में हेल्प कर सकता है। ये है सेकेंड जनरेशन फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर यूर्गन हैबरमास। यूर्गन हैबरमास जो कि अपने कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, पब्लिक स्फेयर थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, और ये डिस्कोर्स इथिक्स के लिए भी जाने जाते हैं। So he has provided the foundational theoretical framework for deliberative democracy. He argues that legitimate political decision arise from a process of rational and inclusive public deliberation. Jürgen Habermas. यहाँ विलियम राइकर देखते हैं जो रैशनल चॉइस अप्रोच अपनाते हैं पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को, इलेक्शन को एंड ऑल। Which of the following are correctly matched regarding Finer's, S.E. Finer, Samuel Finer's four-fold basis of comparative political study? Again super duper confusing and अरबी type of question, लेकिन फाइनर ने इस बेसिस पे
रिजीम को अलग किया था। पार्टिसिपेशन में ये होता है कि क्या सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, या वो एक्सक्लूजन पे आधारित है, कुछ को निकाला जा रहा है, इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव। तो ये पेयर सही है। जब कुअर्सन के बल पे चलाया जाता है, लाइक टोटलिटेरियन, ऑथोरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक रूल, तो उसमें ये होता है कि क्या परसू करके आप लोगों को मना रहे हो, हेजोमनी से मना रहे हो, जैसे ग्रामस्ची बोलते हैं, सीधे डंडे से मना रहे हो। ऑर्डर, ऑर्डर जब है तो मतलब ये एक मॉडर्न है, मतलब कि आपने एक रूल रेगुलेशन बना दिया, उसके बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो ये भी सही है। प्रेजेंट गोल यदि आपने दिया समाज में कि ये जो है अभी हमको अचीव करना है, तो फिर फ्यूचर गोल भी आपको बताना होगा, तो ये सब जो है सही है। इसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं ऑल द अबव। यहाँ चूंकि ऑल द अबव है तो हम इसको गेस भी कर सकते हैं। 133, who has given the following statement? Ideas, not the material condition of production, are the effective cause of revolution. Super duper confusing. चूंकि यहाँ पे कार्ल मार्क्स तो बिल्कुल इसका उल्टा बोलते हैं, हेगल ऐसा जरूर बोल सकते हैं, लेनिन स्टालिन इस टाइप का नहीं देते तो केवल माओ बच जाता है, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। इंडिया बिकेम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन वे बैक इन 1945। किस मंथ में साइन हुआ था? जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस होता है, 26 जून को साइन होती है यूएन चार्टर पे 50 फाउंडिंग मेंबर का, उसमें इंडिया भी एक था। याद कीजिए उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं था, तब भी हम लोग ने एक डेलीगेशन भेजा था और हमने साइन किया था। कौन थे उस डेलीगेशन में? कहीं ये क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछे, देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, शायद आपको कभी काम आ जाए, कि 50 नहीं 51 फाउंडिंग मेंबर है। तो 51वां ने कब साइन किया? 2-3 महीने बाद जो है पोलैंड ने साइन किया था। क्यों आपको पता है ना? क्योंकि वहाँ हिटलर ने पूरा सत्ता जमा लिया था, तो उसकी जो सरकार थी वो निर्वासन में थी, इसलिए उसको टाइम लगा था। तो 51 फाउंडिंग मेंबर है यूएन के। 135 देखिए, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो ये तो चलिए, लेकिन मैं इस पे जो आपको बताना चाहता हूँ ये है कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो है केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, दूसरी बार बता रहा हूँ इस वीडियो में, नवंबर 1, 1956। ये पहले जो है रेस्ट वाइल मध्य प्रदेश, मध्य भारत और विंध्या प्रदेश और भोपाल स्टेट को मिला करके बना था। बाद में इसके 2 पार्ट किए गए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जो अभी है 2000 में। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हुई थी फ्रांस में, जिसको कि चेयर किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने। ये हुई थी फरवरी 2025 में। दिस करंट इवेंट का एक क्वेश्चन है। अगेन ABCD स्टेट आ जाता है। बिफोर इट्स मर्जर विथ मध्य प्रदेश, भोपाल जो कि मर्ज हुआ मध्य प्रदेश में, वो ABCD में से किस टाइप का स्टेट था? ये आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन देती है जो मैंने कई जगह पे PYQ में देखा है। जरा सा याद करने की कोशिश कीजिए या समझिए। अभी जो स्टेट हैं आप देखते हैं कि 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, ऐसा हमेशा से नहीं था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय में ABCD 4 टाइप के स्टेट बनाए गए थे। स्टेट ए में जितने ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, लाइक बंगाल प्रोविंस है, यूनाइटेड प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस है, बॉम्बे प्रोविंस, वो सब स्टेट थे बड़े बड़े। पार्ट बी में जो है फॉर्मल जो प्रिंसली स्टेट थे, आपको पता है 565 रियासत थे, उनको ग्रुप करके बनाया गया था, ग्रुप और प्रिंसली स्टेट, उनको स्टेट बनाया गया। पार्ट सी में जो है एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस होता था, वो एक अलग ही टाइप का एंटिटी था, जैसे अभी यूनियन टेरिटरी जैसे हैं, और कुछ प्रिंसली छोटे छोटे स्टेट को भी मर्ज किया गया था। पार्ट डी में केवल अंडमान और निकोबार आइलैंड था। जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमेटी बैठती है SRC 1953 में, 1956 में जो है, इसके बेसिस पे 7th अमेंडमेंट आता है, तो ये चारों ABCD स्टेट को हटा करके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है 7वें कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन से। ये बात सब आपको याद होना चाहिए। तो इसके पहले जो है भोपाल स्टेट जो था, भोपाल स्टेट वो एक प्रिंसली स्टेट था, जो पार्ट सी में था, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस के साथ इसको मिलाया गया था, पार्ट सी। 138, हु अमंग द फॉलोइंग हैव द चीफ मिनिस्टर। छोड़िए, इसको हम छोड़ रहे हैं, ये भी छोड़ रहे हैं, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो है इतना अकवर्ड क्वेश्चन है ये, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब इतना छिपा हुआ है, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे सबका डेट दिया है। इसको आप कभी याद वाद करने की कोशिश मत कीजिए, बस एक नज़र देख लीजिए, जैसे कहीं कोई यदि इसमें से आ जाए, जैसे कि रूजवेल्ट की जो 4 फ्रीडम है वो बहुत ही फेमस स्पीच है, उसी तरह की जैसे कि एटम फॉर पीस जो स्पीच थी आइजनहॉर का, उस टाइप का। तो ये जो है रूजवेल्ट ने 4 फ्रीडम स्पीच जो है जनवरी 1941 को दिया था कांग्रेस में,
इसमें उन्होंने 4 फ्रीडम की बात की थी कि हम गारंटी करेंगे। ये 4 फ्रीडम था, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये पूछा जाता है कौन से 4 फ्रीडम है, तो इस टाइप का जो है देख लीजिए, इसको ही पढ़ लीजिएगा। द आइडिया ऑफ एनार्किकल सोसाइटी एसोसिएटेड विद हु ऑफ द फॉलोइंग। एनार्किकल सोसाइटी नाम की बुक ही लिखा है हेडली बुल ने। हेडली बुल जो है द इंग्लिश स्कूल या इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल के एक तरह से फाउंडिंग फादर आप कह सकते हैं, या बहुत ही बड़े थिंकर हैं। इंग्लिश स्कूल जो है ये रियलिज्म और लिबरलिज्म के बीच की एक स्कूल मानी जाती है, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को एक इंटरनेशनल सोसाइटी के तौर पे देखती है, जिसमें कि इंटरनेशनल जो नेशन स्टेट जो है वो एक सोसाइटी के मेंबर की तरह बिहेव करते हैं। हेडली बुल। यहाँ हांस मॉर्गनथाउ दिखते हैं जो क्लासिकल रियलिज्म के फादर कहलाते हैं मॉडर्न टाइम में। E.H. कार दिखते हैं जो 20 ईयर क्राइसिस नामक बुक के लिए जाने जाते हैं, रियलिस्ट थिंकर ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड। एंड जॉन मैर्सियमर दिखते हैं जो कि लिविंग लीजेंड है आज के ज़माने में, इनसे बड़े कोई रियलिस्ट थिंकर नहीं है, ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट। कोल्ड वॉर बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, लेकिन चूंकि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं है तो सबसे करीबी जो है डिप्लोमेटिक वॉर है। डिप्लोमेटिक वॉर था, प्रॉक्सी वॉर था, आर्म रेस था, स्पेस रेस था। 45 हु सेड ग्लोबलाइजेशन इज द टाइम स्पेस कंप्रेशन। ये मैंने जो ग्लोबलाइजेशन मेरी वीडियो इसमें मैंने डिटेल में बताया है, ये डेविड हार्बी का। टाइम स्पेस कंप्रेशन मतलब कि जैसे अभी आप समझिए, आप 11 घंटे में दिल्ली से न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, तो क्या है, आप ऐसे कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क 11 घंटे की दूरी पे है, और यहाँ से यदि आप बैंगलोर जाएंगे ट्रेन से तो 36 घंटे भी लग सकते हैं। तो 36 घंटे की दूरी पे यदि आप प्लेन में चढ़ने के कैपेबल नहीं है तो इसीलिए एक टाइम स्पेस कंप्रेशन हो गया। आपको ऐसा फील होता है कि निचोड़ दिया गया है दुनिया को बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। डेविड हार्वी। यहाँ पे एंथोनी गिडेंस दिखते हैं जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। ये स्ट्रक्चरेशन थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, स्ट्रक्चर और एजेंसी कैसे दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट गिल्पिन देखे जा सकते हैं जो एक नियो रियलिस्ट थिंकर हैं, जो हेजोमेनिक स्टेबिलिटी थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। इन विच कंट्री वॉज द इंडियन नेशनल आर्मी फर्स्ट। आईने जो है आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी 1942 में, वो मलाया में हुई थी, प्रेजेंट डे मलेशिया और सिंगापुर में। उस समय तो ऐसे अलग अलग कंट्री नहीं थी, तो यहाँ सिंगापुर है तो आप कह सकते हैं। बाद में जो है ये बाद में रिऑर्गेनाइज किया था इसको सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। आईने की जो ट्रायल हुई थी यहाँ पे शायद लाल किला में हुई थी, उसमें कौन कौन थे, शहनवाज एंड ऑल, वो देख लीजिएगा, वो काफ़ी पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस में। 147 देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज ए सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन। आसान क्वेश्चन है। पावर जो सेंट्रलिटी जो है रियलिज्म में है ऑफ कोर्स। लिबरल देखेंगे तो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की तरफ जाते हैं, इकोनॉमिक डिपेंडेंस की तरफ जाते हैं, इंटरकनेक्टेडनेस की तरफ जाते हैं, ट्रेड की तरफ जाते हैं, कोऑपरेशन की तरफ जाते हैं। आइडियलिस्ट तो जो है परपेचुअल पीस की तरफ जाएंगे, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी बनाने की बात करेंगे, रिपब्लिकनिज्म की बात करेंगे, कॉस्मोपॉलिटिज्म की बात करेंगे, वॉर को हमेशा जड़ से खत्म करने की बात करेंगे। हु सेड और कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है उनके लिए सब कुछ जो है आइडिया, नॉर्म्स, बिलीफ है, जिसके बेसिस पे कि इंटरनेशनल रिलेशन गाइडेड होता है। हु सेड दैट डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैड ए कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस एंड वाज नॉट एन इंड्यूरिंग आइडियोलॉजी। इस तरह क्वेश्चन सुपर डिफिकल्ट होता है। कौन जानता है, आप जानते हैं तो जानते हैं, ये कहने वाले के सुब्रमण्यम थे जो इंडियन डिप्लोमैट। Which of the following regional organization has been described by Palmer and Perkins as a pioneer of international organization? आप ना भी जाने पार्मर एंड पर्किंस ने कहा है तो आप इसको गेस कर सकते हैं केवल इस बेसिस पे कि इससे पहले कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन प्रकाश में दुनिया में नहीं आता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, जिसमें अमेरिकन जो कंटिनेंट है नॉर्थ साउथ, उसके सारे लगभग कंट्री इसमें शामिल होते हैं। 1948 में आप दे सकते हैं कि 1948 से पहले कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का नहीं बना था। तो अभी भी ये चल रहा है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो OAS, इसके अलावा इन सब के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, पूछा जा सकता है। 50 जो है अगेन ऐसे ही अरबिट टाइप का एक सेंटेंस है। हु सेड दैट नॉन अलाइनमेंट कैन प्रोवाइड द मीनिंग टू द आइडिया ऑफ पावर बैंक। पावर बैंक मतलब जहां से आप अपने पावर को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप हर इशू पे इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिपेंडेंट व्यू ले सकें, किसी के पिछलग्गू के तौर पे नहीं। ये कहने वाले KM पनीकर थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिया एंड द इंडियन ओशन, एंड एसे ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर इन इंडियन हिस्ट्री। इसका भी काफी जगह पनीकर का पूछा जाता है। सो डियर स्टूडेंट,
मुझे इसको करने में बहुत मजा आया। सॉरी कि मैं थोड़ा रश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को 1 घंटे में खत्म करना चाहता था। मेरा टारगेट ये था कि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब वीडियो बहुत लंबा होता है तो देखने में थोड़ी परेशानी होती है, 1 घंटे के अंदर करें, इसलिए मैंने थोड़ा रश किया है। लेकिन यदि मेरे जो हाईलाइटेड जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, मैंने बहुत मन से दिया है। आप भी यदि उतनी ही मन से इसको पढ़ते हैं तो मेरे मेहनत का सिला होगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। और यदि आप इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है इतने मेल मिल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ डिक्लेयर कर दूँ। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप इसको देख सकते हैं कि फाउंडेशन CVT PG का जो बैच है वो ज़्यादा चांस है कि अगस्त सितंबर में स्टार्ट होगा। आप अभी जो है पास्ट ईयर पेपर और लास्ट 5 ईयर बुक और CVT PG गाइड देखें। आप नए एडिशन के लिए वेट मत करें, क्योंकि वो बिल्कुल अप टू डेट है, या अमेजन पे है, और उसको तब तक तैयारी करें। फाउंडेशन बैच के लिए इंतजार करें, 1-2 महीने के बाद ही लॉन्च होगा। UGC नेट दिसंबर 2025 साइकिल के यदि आप वेट कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो ये भी अगस्त सितंबर में लॉन्च होने की पूरी संभावना है। यदि आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये सारे मेथड है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अभी भी स्टूडेंट पूछते हैं सर आपसे मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज द वे यू कैन कांटेक्ट। आप यहाँ देख सकते हैं, वेबसाइट है, ईमेल है, टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है जिसको आप एक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप जा करके आप आसानी से, और सब में चूंकि @PaulScience है तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, POLSC हेल्प। चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।